क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सही में बहुत डिफिकल्ट टास्क है और रिसर्च और एनालिसिस उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट रिसर्च और एनालिसिस को आप भी सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट रिसर्च से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च होती क्या है और उसको किया कैसे जाए। तो रिसर्च एक्चुअली में प्रीवियस डेटा का एनालिसिस होता है जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या रिसर्च सीखने के बाद आप 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट हमें डेली बेसिस पे कुछ नई चीज़ें सिखा के जाता है और जब तक आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप 100% एक्यूरेसी लेकर नहीं आ सकते। तो ज़रूरी है कि डेली आप मार्केट से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च को और एनालिसिस को दो पैरामीटर को में डिवाइड करते हैं। पहला पैरामीटर हमारा होता है फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेकंड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें यह बताता है कि कंपनी की मार्केट प्रेजेंस क्या है और वो दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में मार्केट क्या वैल्यू रखती है, उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में कितनी पोजीशन रखते हैं। ये सभी चीज़ें हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर टूथपेस्ट बनाने वाली 2 कंपनियां हैं, फर्स्ट इज डाबर और दूसरी है कोलगेट, तो आप किसको लेना प्रेफर करोगे? कभी भी प्राइस के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। इसलिए हो सकता है कि बबूल भी अच्छी हो सकता है कोलगेट भी अच्छी हो, बट ज़्यादातर लोगों को क्या पसंद आता है वो हमें बताता है कि किस कंपनी की मार्केट प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं। सेकेंड हम आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली में इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे रेशोज होते हैं जिनको हमें सीखने की ज़रूरत होती है और उस बेसिस पे हम किसी भी कंपनी को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। जनरली किसी भी कंपनी को किस पैरामीटर पे हमें जज करना है वो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही बताता है। इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे पी रेशोज, ईपीएस, इसके अलावा उसका डेट, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ना, रिटर्न ऑन असेट, ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जजमेंट करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्वांटिटेटिव के सभी पैरामीटर्स को देखेंगे किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस को अगेन 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहला होता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली में एक तरीके का चार्ट पैटर्न है जहाँ पे कैंडल्स के फॉर्मेशन से चार्ट को डिजाइन किया जाता है। अब ये कैंडल्स का जो फॉर्मेशन होता है, इन कैंडल्स के फॉर्मेशन पे काफ़ी सारे तरीके के पैटर्न्स पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये पैटर्न बुलिश है या बेरिश है और उस बेसिस पे कुछ ट्रेड लेने की कोशिश की जाती है। और ऐसा देखा गया है कि वो पैटर्न जब भी फॉर्म होते हैं तो कुछ अच्छे स्टॉक्स में या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ पैटर्न काम करते हैं और वो पैटर्न एक 60, 70 या 80% तक की एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। तो चार्ट पैटर्न्स एक्चुअली में चार्ट पे डिज़ाइन होने वाले कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कप हो गया, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम और इसी तरीके के काफ़ी सारे पैटर्न जो है चार्ट पे डिज़ाइन होते हैं। और उन चार्ट के पैटर्न्स को फॉर्म होने के बाद हम ये जजमेंट लगाते हैं कि ये स्टॉक अब किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। थर्ड होता है इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर नॉर्मली मूविंग एवरेजेस पे काम करते हैं और काफ़ी सारे एवरेजेस को ज्वाइन करके कॉम्बिनेशन बना के या इसके अलावा भी और भी सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिस तरीके से ये इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर पाते हैं कि आगे आने वाला स्टॉक हमें किस डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता है। इंडिकेटर्स को भी 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैगिंग इंडिकेटर एंड लीडिंग इंडिकेटर्स। तो इस तरीके से टोटल एनालिसिस हम सीख सकते हैं। इसके अपार्ट कुछ थ्योरीज भी हैं अलग अलग एनालिस्ट, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा
अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं मार्केट को लेके, और उन थ्योरीज के बेसिस पे भी मार्केट को जज करने की कोशिश की जाती है। तो ये था पूरा रिसर्च का एक सिलेबस जो आपको सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। ये देखने में तो आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट इतना बड़ा है नहीं। इसको हम काफ़ी आसान तरीके से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एक्चुअली में काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, और आप अगर एक चीज़ अच्छी तरीके से सीख गए तो बाकी आगे आने वाली उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बट ज़रूरी है कि इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आपने भी अगर ट्राई किया होगा बचपन में, अगर आपने स्टार्टिंग में ABCD लिखना भी अगर सीखा होगा तो स्टार्टिंग में आपसे वो बहुत बेकार बना होगा, बट जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती चली गई तो उसके बाद आपकी राइटिंग काफ़ी सुधर गई होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से ABCD लिख पा रहे होंगे। सेम इसी तरीके से रिसर्च में भी होता है। इनिशियल बेसिस पे जब आप रिसर्च सीखेंगे और उस पर ट्रेड लेंगे तो आपको हो सकता है कि फेल्यूर का सामना देखने को मिले, बट आप इनिशियली जब भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म ना करें, उसे एक पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेड करके आप अपनी एक्यूरेसी जज करें। अगर फेल्यूर आ रहा है तो उस पर और डीप एनालिसिस करें कि फेल्यूर क्यों आ रहा है। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपका एनालिसिस सही डायरेक्शन में है या नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रिसर्च और एनालिसिस सीखने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके साथ में आपका गुरु हमेशा होना चाहिए। अगर आपका टीचर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट में रिसर्च और एनालिसिस सीखने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स या फिर बुक्स को पढ़ के रिसर्च करने की कोशिश करी होगी, बट आपको लगा होगा कि ये सब चीज़ों से सीखने से रिसर्च नहीं की जा सकती, फेल्यूर्स ही हाथ लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सबको पढ़ के रिसर्च नहीं सीख सकते हैं, बट हाँ, आप जहाँ गलती कर रहे हैं उनको सुधारने के लिए वो कहाँ गलती है या नहीं है, मैं सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, जो ट्रेड में करने जा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस में कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। इसके लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करता रहे कि आपकी प्रैक्टिसेस सही डायरेक्शन में है या नहीं है, क्योंकि दीवार में धक्का लगाने से तो कभी दीवार आगे सरकेगी नहीं। तो ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिसेस सही डायरेक्शन में होना चाहिए। आप सीखे कहीं से भी, बट हाँ उसको वेरीफाई किसी एक एक्सपीरियंस एनालिसिस या किसी एक्सपीरियंस गाइड के अंडर में करें, और उससे पूछें कि मेरे ट्रेड्स में अगर फेल्यूर्स आ रहे हैं तो उनका मेन रीज़न क्या है। उसको बार बार दोहराने की कोशिश करें, ट्रेड्स को बार बार करने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। आपको उसमें परफेक्शन मिलता चला जाएगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है इसका मतलब ये कभी ना समझें कि आप एक दिन 100% एक्यूरेसी भी दे पाएंगे, क्योंकि मार्केट में 100% एक्यूरेसी देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि मार्केट में स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने काफ़ी सारे वीडियोस या बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये एक ट्रिक अपना लो, इस एक ट्रिक से आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च करना सीख जाएंगे। बट कभी भी मार्केट में कोई भी एक ट्रिक आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। वो पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम में, किसी बुल रन में सक्सेस हो सकती है, बट हमेशा के लिए क्या उस ट्रिक से आप पैसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है जो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है। अब ये रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए स्टार्ट कहाँ से किया जाए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने की ज़रूरत है फंडामेंटल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को चेक करें, उसके बाद ही टेक्निकल पैरामीटर्स पे आएँ। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस को किस तरीके से सीखें। तो फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के लिए क्वालिटेटिव में ज़्यादा आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप मार्केट सर्वे या कुछ जनरल न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में जो न्यूज़ेस आती हैं उसके थ्रू किसी भी कंपनी की मार्केट प्रेजेंस को जज कर सकते हैं। साथ ही उस कंपनी को लेके कोई बैड न्यूज़ेस तो नहीं है, कुछ केसेस तो उसके ऊपर नहीं है, कुछ कंप्लाइंस इशू से तो कंपनी नहीं गिरी, इनको आप चेक कर सकते हैं। और इससे आप पता कर सकते हैं कि वो कंपनी कहीं किसी अदर मैटर्स में तो नहीं जिसके कारण उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ेस आ सकती हो। इसके बाद हम क्वांटिटेटिव पे स्विच करेंगे। क्वांटिटेटिव में आप कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को चेक करें जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। उन पैरामीटर्स को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो सीरीज में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम आपको सारे एनालिसिस के सारे पैरामीटर्स इस सीरीज में लेकर आएंगे और आपको आगे सभी चीज़ें देखने को मिलेगी।
उसके लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप रिसर्च में कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, इसलिए प्रैक्टिस हमेशा कीजिएगा। आज के वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ क्वालिटेटिव पैरामीटर्स से। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा होने वाला है पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है, कैसे उसको जज किया जा सकता है, किसी स्टॉक में पी रेशियो का एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है, उसको लेके हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पी रेशियो को लेके मैंने एक वीडियो जरूर बनाई थी निफ्टी के लिए, तो निफ्टी का मैंने कंप्लीट एनालिसिस एक पी रेशियो को लेके बनाया था, वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अपार्ट स्टॉक्स को लेके पी रेशियो का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, तो पी रेशियो को डीप में समझने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।